प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज हम एनसीईआरटी की किताबों में कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत 1 के अध्याय 7 का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 7, अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। आइए शुरू करते हैं। रोशन के रुपए। तो जन्मदिन पर किसका जन्मदिन है? रोशन का जन्मदिन है। तो रोशन के जन्मदिन पर उसके दादाजी ने उसे कड़क नोट दिए। उसने उन्हें अपने हाथ में दबाकर रखा। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। ठीक है, ये जो लड़की है आपका, ये जो है इसका नाम रोशन है, लेकिन ये है लड़की है। ठीक है, तो अब तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिने तरफ गांधी जी की मुस्कुराता हुआ चेहरा बना हुआ है और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों भी नहीं हुए हैं? तो शेर क्या है आपका? अशोक स्तंभ है ना। और आपकी ये जो गांधी जी की तस्वीर तो बनी हुई है। तो सबसे पहले नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर कब छपी थी? तो 1969 में। और ये जो 1969 है, गांधी जी का शताब्दी वर्ष था। शताब्दी वर्ष कैसे? क्योंकि गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में, और जब उनके जन्म को 100 साल हो गए थे तो 1969 पे नोटों पे गांधी जी की तस्वीर लगाई जाने लगी। महात्मा गांधी से पहले भारतीय नोटों पर अशोक स्तंभ की तस्वीर भी लगाई जाती थी। आरबीआई ने कब 1996 में क्या किया था? नोटों की डिजाइन में बदलाव का फैसला लिया और अशोक स्तंभ की जगह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर को स्थान दिया गया और अशोक स्तंभ को नोट के निचले हिस्से में। ठीक है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। ठीक है, हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। सारनाथ, पिछले अध्याय में हमने सारनाथ के बारे में पढ़ा था। यहाँ बौद्ध ने सबसे पहले उपदेश दिया था ज्ञान प्राप्ति के बाद। ठीक है, कहाँ? सारनाथ में। और सारनाथ कहाँ है? वाराणसी से। वाराणसी उत्तर प्रदेश से कितना दूर है? 10 किलोमीटर दूर है। आप ये देख सकते हैं, ये रहा आपका अशोक स्तंभ। ठीक है, ये रहा। आइए आगे बढ़ते हैं। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण करवाए गए। ठीक है, अभिलेख किन्हें कहते हैं? जिन्हें कठोर सतह पर उत्कीर्ण मतलब खोदकर लिखा जाता है। ठीक है, इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया। तो उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया? क्योंकि उनके राज्य में बहुत सारे नगर थे, इसलिए उनके राज्य को साम्राज्य कहा गया। और इन अभिलेखों के बारे में भी हमें इसी अध्याय में पढ़ने को मिलेगा। आप ध्यान से इस चैप्टर को सुनिएगा। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। याद रखिएगा कि 2300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। तो ये चाणक्य कौन थे? इनका जन्म अनुमानतः 375 ईसा पूर्व हुआ था। याद रखिएगा, ईसा पूर्व हुआ था। और इनका व्यवसाय क्या था? ये चंद्रगुप्त के महामंत्री थे। और इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तक्षशिला से, उत्तर पश्चिम में है जो वर्तमान पाकिस्तान में। और रहते कहाँ थे? तो यही चंद्रगुप्त मौर्य के साथ ही रहते थे। कहाँ? राजधानी पाटलिपुत्र में। ठीक है, चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। ये चाणक्य का अर्थशास्त्र नाम की एक किताब है जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है और किस क्षेत्र में है? राजनीति के क्षेत्र में है, पॉलिटिक्स। ठीक है, इसके नीति के श्लोक तो घर पर भी प्रचलित हैं, आप जानते ही हैं। अब देखिए, वंश। वंश क्या है? तो जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं, जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। जैसे चंद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार, पहले राजा चंद्रगुप्त, दूसरे राजा उनके बेटे बिंदुसार, और फिर चंद्रगुप्त के फिर पोते जो हुए अशोक। तो ये जो थे चंद्रगुप्त अशोक के क्या थे? दादाजी थे। ठीक है, ऐसा है। तो एक ही परिवार के जब राजा बनते थे तो इन्हें क्या कहा जाता है? वंश। अब देखिए, मौर्य साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। कौन कौन से? तो प्रमुख नगर हैं पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। ये मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। तो देखिए, मैप में आप देख सकते हैं, ये आपका उज्जैन, ये रहा आपका पाटलिपुत्र, और ये रहा आपका उत्तर पश्चिम में तक्षशिला जो कि वर्तमान पाकिस्तान में। यहीं से चाणक्य ने ज्ञान प्राप्त किया था, यहीं। ठीक है, तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था, ये याद रखिएगा। और उज्जैन कहाँ का मार्ग था? तो उज्जैन जो है आपके इधर देखिए मैप में, ये है आपका उज्जैन, और ये क्या कहलाएगा? आपका उत्तर भारत।
तो ये उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाने का प्रमुख मार्ग कहाँ से होता था? उज्जैन से होता था। ठीक है, ये राजधानी भी थी। उसके बाद शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। तो इन बड़े बड़े नगरों में कौन रहते थे? तो व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार लोग रहा करते थे। अब देखिए, मौर्य साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। कैसे जीविका चलाते थे? फल फूलों का संग्रहण करके और जानवरों का शिकार करके। मौर्य साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे और वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। अब इतना बड़ा साम्राज्य था तो सभी कुछ भाषाएं भी अलग थी, पहनने ओढ़ना भी सब कुछ अलग था। ठीक है, ये क्या है? अशोक के अभिलेख जहाँ जहाँ मिले उन जगहों को चिन्हित किया गया है। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें शिलालेख मतलब शिल मतलब पत्थर, लेख मतलब लिखा हुआ, उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहाँ अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे? तो देखिए बहुत सारे हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि आपके कंधार में मनसेहरा, शाहबेड़ीरा, तक्षशिला तो आपकी राजधानी है। ये आपका यहाँ पे सोपारा, सन्नति और ये कलिंग। कलिंग कहाँ है? कलिंग को हम वर्तमान उड़ीसा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इन सभी जगहों पर क्या मिला है? अशोक के अभिलेख मिले हैं। यहाँ आपके ब्रह्मगिरी में भी अशोक के अभिलेख मिले हैं, याद रखिएगा सब। धौली और भी काफ़ी जगहों पर। ये आपका सारनाथ यहाँ भी। ठीक है, और ये आपका लुम्बिनी। लुम्बिनी में क्या हुआ था? तो लुम्बिनी में मृत्यु हुई थी क्या भगवान गौतम बुद्ध की? नहीं, उनकी मृत्यु तो कुशीनारा में हुई थी। कहाँ? कुशीनारा में हुई थी। ये लुम्बिनी में कुछ और हुआ था। हाँ, याद आया, लुम्बिनी में बौद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, और सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था और बोध गया में उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की थी। ठीक है, और कुशीनारा में उनकी मृत्यु हुई थी। तो बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख स्थल कौन कौन से? पहला तो बोध गया जहाँ पे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया बुद्ध ने। दूसरा आपका कह सकते हैं जहाँ उनकी जन्म हुआ था, कहाँ? लुम्बिनी में। और तीसरा आपका कुशीनारा जहाँ मृत्यु हुआ था। चौथा सारनाथ जहाँ उन्होंने क्या दिया था? सबसे पहले उपदेश दिया था। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्या है? राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? जो राज्य है साम्राज्य से कैसे भिन्न है? तो सबसे पहली बात तो बहुत सारे नगर होते हैं उसमें साम्राज्य में। पहला तर्क है कि चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती है, इसलिए साम्राज्य कहलाए। ठीक है, राज्य से अलग हुए, थोड़ा डिफरेंट। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। ये भी सही। तो आपका दोनों क्या है? 2 तर्क हैं कि राज्य और राज्य जो है साम्राज्य से कैसे भिन्न होते हैं। साम्राज्य का प्रशासन। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे उन अधिकारियों को सजा भी मिलती थी। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते। संदेशवाहक मतलब जो संदेश पहुंचाते थे। और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। जो अधिकारी काम करते थे तो कहीं वो बदमाशी तो नहीं कर रहे हैं, तो राजा के जासूस होते थे, उन पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। ठीक है, सबसे ऊपर राजा। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। तक्षशिला उत्तर पश्चिम, उज्जैन उत्तर भारत में। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। कहाँ से? पाटलिपुत्र से। ठीक है, पाटलिपुत्र कहाँ? वर्तमान बिहार। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम पटना, जो कि बिहार की राजधानी है। और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल गवर्नर बना दिया जाता था। देखिए, राज्यपाल इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गवर्नर। राजकुमारों को वहाँ बना दिया जाता था जिससे क्या है, आसानी से शासन चलाया जा सके। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। इतना बड़ा साम्राज्य था, कैसे वो करते? तो जो उधर की स्थानीय परंपराएं होती थी उन्हीं को माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। ठीक है, जो प्रादेशिक केंद्र होते थे
है ना, जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं उधर क्या करते थे मौर्य के शासक कि जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें मार्ग हैं, ठीक है, नदियों पर नियंत्रण, नदियों की सहायता से जैसे गंगा जैसी बड़ी नदियाँ हैं तो आवागमन क्या होता है, यातायात उससे सरल होता है, ठीक है, ऐसी कोशिश करते थे। आगे बढ़ते हैं। तो आवागमन के लिए नदियाँ महत्वपूर्ण होती थी, ठीक है, यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। अब यहाँ ऐसा नहीं था कि बिल्कुल कर ही ले जाया जाता था, यहाँ होता था नजराना, इसके बारे में भी पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। याद रखिएगा, उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, उधर क्या कपास वगैरह ज़्यादा होती रही होगी, और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। अब नजराना क्या है, तो देखिए आप नजराना क्या है। जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। देखिए जो कर लिया जाता था, कर यानी टैक्स, तो जहाँ राजा का प्रशासन है अच्छे से वहाँ तो निरंतर लिया जाता था कर, लेकिन जहाँ इनडायरेक्टली है, नहीं जा सकते प्रादेशिक क्षेत्र में, उधर क्या होता था, नजराना दिया जाता था। कुछ भी आवश्यकता की चीज़ें होती थी जो भी उनके पास होता था उधर के लोगों के पास, वो दे दिया करते थे, किनको, सरकारी अधिकारियों को, स्वेच्छा से, कोई दबाव नहीं था उनके ऊपर। अब देखिए राजधानी में सम्राट। तो राजधानी में सम्राट मतलब कि जो हमारे मौर्य राजा थे, मौर्य सम्राट थे, वो अपनी राजधानी में किस प्रकार रहा करते थे। तो मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया की यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। आपने मेगस्थनीज के बारे में कई बार सुना होगा। तो मेगस्थनीज कौन था, पश्चिम एशिया की यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था, ठीक है। मेगस्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। अब देखिए, आइए देखते हैं कि मेगस्थनीज ने क्या क्या देखा। तो यहाँ उसका विवरण का अंश है। तो सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। हमेशा तो सम्राट देखने मिलते थे तो उनको आने पर ऐसा लगता था जैसे कोई यात्रा निकाली जा रही हो। उन्हें एक सोने की पालकी में लेकर आया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे, वाह, इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था और सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनकी खाना खाने से पहले खास नौकर उनका खाना चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे, इतना भय था उनको। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में देखिए, अब पटना में क्या होता था, कैसे रहते थे सम्राट। एक विशाल और खूबसूरत नगर है पटना। यह एक विशाल प्राचीर यानी दीवार से घिरा हुआ है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं, ठीक है। निगरानी करने के लिए 570 बुर्ज है और 64 द्वार हैं आने जाने के लिए। 2 और 3 मंजिल वाले घर हैं। याद रखिएगा कि पाटलिपुत्र में कैसे घर थे, 2 और 3 मंजिल वाले घर थे, लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने। और ये घर कैसे बने थे, लकड़ी से और कच्ची ईंटों से, जबकि मोहनजोदड़ो के नगर पक्की ईंटों से बने हुए थे। राजा का महल भी काठ से बना है, ठीक है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। क्या नगर, कौन सा नगर, आपका पाटलिपुत्र। अब आपके लिए देखिए 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, राजा द्वारा खाना खाने के पहले खास नौकर उसे खाने को क्यों चखते थे। इसलिए क्योंकि राजा को हमेशा इस बात का डर रहता था कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे, इसलिए राजा के खाने से पहले खास नौकर जो होते थे उसे चखते थे। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस तरह भिन्न था। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, अध्याय 3 आपको देखने की जरूरत नहीं है। पाटलिपुत्र में जो घर होते थे वो कैसे होते थे, तो पाटलिपुत्र के घर जो होते थे कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे, ठीक है, और मोहनजोदड़ो के घर पक्की ईंटों से बने होते थे। पाटलिपुत्र में घर 2 या 3 मंजिल के होते थे और जबकि मोहनजोदड़ो में 1 या 2 मंजिल के घर होते थे, ठीक है। आपको मैंने 2 अंतर बताए। तीसरा अंतर, पाटलिपुत्र नगर एक विशाल दीवार से घिरा था जिसमें 570 बुर्ज थे। कितने बुर्ज थे, 570 बुर्ज थे, और ये 64 द्वार थे। कितने द्वार थे, 64 द्वार थे, ठीक है। जबकि मोहनजोदड़ो नगर 2 हिस्सों में बटा हुआ था, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो ऊंचा हिस्सा होता था उसे क्या कहा जाता था, नगर दुर्ग कहा जाता था, ठीक है। जो ऊंचा हिस्सा होता था उसे नगर दुर्ग कहते थे और जो निचला हिस्सा होता था उसे क्या कहा जाता था, निचला नगर, ठीक है। ये अंतर है प्रमुख। आइए आगे बढ़ते हैं। अंत में जंगल वाले इलाके आते थे, वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे, ठीक है।
जो कर वाली बात हो रही थी यहाँ आपके ऊपर, ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे थे। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे कुछ लोगों से नजराने के रूप में, और अंत में कौन लोग आते हैं, जंगल वाले इलाके आते थे जहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पद अधिकारियों को क्या देंगे, हाथी, लकड़ी और मधु यानी शहद, मोम जैसी चीज़ें लाकर देते थे। कौन, जो लोग जंगल में रहते थे। कैसे, देखिए 3 चरणों में होता था। एक तो जहाँ राजा का बिल्कुल पूर्ण शासन था तो वहाँ नियमित रूप से कर वसूला जाता था। फिर कुछ ऐसी जगह थी जहाँ केवल उनका उपयोग आवागमन के लिए किया जाता था, और मौर्य साम्राज्य चाहता था कि ये जो मार्ग है इनमें हमारा कब्जा है, तो वहाँ वो कैसे कर लेते थे, नजराने के रूप में, ठीक है। और तीसरा अंतिम में जो आते थे वो वे लोग जो जंगलों में रहते थे, उनसे क्या अपेक्षा की जाती थी कि वे हाथी, युद्ध में हाथी बहुत कम आते हैं, आपको पता है। सिकंदर, मैसेडोनिया के राजा सिकंदर की सेना इसीलिए भाग गई थी। लकड़ी, मधु यानी शहद, मोम जैसी चीज़ें लाकर वे जंगल वाले दें। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यहाँ पर से, अशोक एक अनोखा सम्राट, ठीक है। तो अशोक मौर्य वंश के प्रसिद्ध शासक थे। तीसरे नंबर के थे चंद्रगुप्त के पोते थे। वे ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीनतम लिपियों में से एक है, और इन्हीं में से आज की जो भाषाएं हैं विभिन्न, वो भी निकली हैं। ब्राह्मी लिपि की सबसे खास बात यह है कि इसे दाएं से बाएं लिखा जाता है। आप याद रखिए, जैसे हम ये लिखा हुआ है हम तो यहाँ से पढ़ते हैं ऐसा, लेकिन ब्राह्मी लिपि में क्या होता था, हम यहाँ से पढ़ते हैं उल्टा। आइए आगे बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अभी शुरू में था कि अभिलेखों के बारे में हम पढ़ेंगे, तो देखिए एक अभिलेख मिला है जो अशोक का कलिंग से। कलिंग मैंने आपको मैप में दिखाया है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या लिखा था उस अभिलेख में। अपने अभिलेख में अशोक ने यह बात कही है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। जब अशोक राजा बन गए तो उसके 8 साल बाद उन्होंने कलिंग उड़ीसा को जीत लिया। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? क्योंकि जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ, कौन, अशोक बोलते हैं, मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से, धर्म मतलब धर्म जो है धर्म का प्राकृत रूप है, ठीक है। धर्म हम जानते हैं, तो धर्म क्या है, प्राकृत रूप है। तो वो अशोक मानते हैं कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण करवा रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। धर्म मतलब धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। अब अशोक का क्या धर्म था, हम इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे। अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन है, कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ। जब कलिंग का युद्ध उन्होंने जीत लिया, उड़ीसा का युद्ध, तो अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ। तो मैं आपको बताता हूं कि कलिंग की लड़ाई में करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और लगभग 1.5 लाख लोगों को क्या बनाया गया, बंदी बनाया गया, जिनके सगे संबंधी उनकी मौत पर विलाप कर रहे थे। देखिए कुछ लोगों की मृत्यु हुई होगी, तो उनके सगे संबंधी भी उनकी मौत पर क्या कर रहे थे, रो रहे थे। इन सब से अशोक का हृदय क्या हुआ, दुख से भर गया। अशोक ने सोचा कि देश को जीतने के लिए इतने लोगों का वध करना होता है और जनता अपने मित्रों, सगे संबंधियों को हमेशा के लिए खो देती है। सम्राट अशोक ने पश्चाताप के बाद कभी युद्ध न करने का निर्णय लिया और बौद्ध धर्म अपनाकर उसका प्रचार प्रसार किया। याद रखिएगा कि अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म के बारे में उन्होंने प्रचार प्रसार किया, बौद्ध धर्म का। आइए आगे बढ़ते हैं। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अभी कलिंग के बारे में बहुत बात हो रही थी, तो ये जो तटवर्ती उड़ीसा है उसका प्राचीन नाम क्या है, कलिंग। देखिए आपको मैप में मैं एक बार फिर से दिखाई देता हूँ। ये देखिए, ये रहा आपका तटवर्ती इलाके में ये कलिंग रहा। आइए हम चलते हैं वापस से जहाँ हम थे। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, ठीक है। अशोक ने क्या किया, कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। देखिए मैंने पिछले अध्याय में आपको तृष्णा के बारे में बताया था, ठीक है।
ऐसे नहीं, पिछले अध्याय में ये जो आपका तृष्णा लिखा हुआ है, तृष्णा के बारे में बताया था। तो इस तृष्णा में आपका ये जो त्रा है इसका मतलब क्या होता है, 3 होता है, और इस आधा बचा आपका ष्ण, इसका मतलब क्या होता है, इच्छा। तो मनुष्य की 3 इच्छा लालसा होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? पहला धन की इच्छा, और पुत्र की इच्छा, और सम्मान की इच्छा। ये जो है कभी नहीं खत्म होती। लेकिन यहाँ पे तृष्णा का विपरीत होता है वितृष्णा। तो अशोक को इससे क्या हो गई थी, इतनी वितृष्णा हो गई थी, इसलिए उन्होंने फिर क्या किया, युद्ध का, कलिंग युद्ध के बाद युद्ध का ही त्याग कर दिया। और क्या निर्णय लिया, उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में वे कभी युद्ध नहीं करेंगे। अब त्याग कर दिए तो कहाँ से युद्ध करेंगे। अशोक का धर्म क्या था, अशोक का धर्म मतलब धर्म क्या था, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, और कुछ है जो उनके अपने भी ओपिनियन थे, आइए हम पढ़ते हैं। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। कौन? अशोक। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। किनके लिए? अपनी प्रजा के लिए, ठीक है, फीलिंग्स थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। क्रूर मतलब बहुत ही दुर्व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात्य नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की। देखिए, धम्म महामात्य यानी जो केवल धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, ठीक है। जगह जगह पर जाकर ये अधिकारी क्या करते थे, धर्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर भी खुदवा दिए, यानी अभिलेख लिखवा दिए, कि अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। देखिए, जो पढ़ नहीं सकते इन अभिलेखों को, तो जो अधिकारी हैं वे जाएं और उन्हें पढ़कर सुनाएं। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे थे, ठीक है। तो लंका, श्रीलंका तो आप जानते हैं, ग्रीस को मैंने कई बार आपको पिछले अध्याय में मैप में दिखाया, सीरिया और मिस्र को आप इस इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। और ये कौन सी इमेज है, तो ये है आपका उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो, ठीक है। ये मूर्ति को आप देख लीजिए, ये उत्कृष्ट पॉलिश की हुई मूर्ति है। ये उस समय की क्या है, मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है, ठीक है। ये बिहार के रामपुरवा में मिले हैं। ये मूर्ति कहाँ मिली है, बिहार के रामपुरवा में मिली है। यह एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। ये जो है आपकी कहाँ रखी गई है, राष्ट्रपति भवन में, ठीक है। ये क्या है, ये उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि पृष्ठ संख्या 76-77 पर दिए गए मानचित्र 6 में इन क्षेत्रों को पहचानने का प्रयास करो। तो आप इस इमेज में सीरिया और मिस्र को देख सकते हैं। ग्रीस को मैंने पहले कई बार दिखाया, और ये रहा आपका श्रीलंका, तो आप जानते ही हो कहाँ है। अब देखिए, उन्होंने सड़कें बनाई, अशोक ने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह भी बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। याद रखिएगा, अशोक ने मनुष्यों के साथ साथ जानवरों की चिकित्सा यानी उपचार की भी व्यवस्था की थी, इतने महान थे। अब देखिए, अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश, तो उन्होंने क्या संदेश अभिलेखों पर खुदवाए थे, तो देखिए उन अभिलेखों में क्या लिखा था, हम पढ़ते हैं। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। आपको पता होगा यज्ञ पूजा क्या सब करते रहते हैं। उदाहरण के लिए, जब वे बीमार होते हैं तब, या फिर जब उनके बच्चों का विवाह होना होता है, या फिर बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं लोग, ठीक है। लेकिन ये जो कर्म कांड ये लोग करते हैं, यज्ञ वगैरह, ये सब पूजा पाठ, ये क्या है, किसी काम के नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होंगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं, तो किन रीतियों के बारे में अशोक कह रहे हैं, तो ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, और ब्राह्मणों तथा श्रमणों का दान देना। ब्राह्मणों और श्रमणों मतलब जो बहुत श्रम करते हैं, श्रम मतलब कठिन परिश्रम करते हैं। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना। देखिए, हमारा जो धर्म है उसकी हम प्रशंसा करें, और जो दूसरे का धर्म है उसकी निंदा करें, ये गलत बात है, ठीक है। दोनों ही बात गलत है, कि अपने धर्म की प्रशंसा भी नहीं करना है और दूसरे के धर्म की निंदा भी नहीं करना है। हर किसी को, निंदा मतलब बुराई नहीं बताना है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। अगर वह दूसरे की धर्म की बुराई कर रहा है तो
वास्तव में क्या होता है, रियलिटी क्या है कि वे अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। अब देखिए हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं, प्रथम प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि उनके धर्म आदेश, किनके धर्म आदेश, अशोक के धर्म आदेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, अशोक के धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक हैं। तो कौन से हिस्से हैं जो आज भी हैं आपके, वो हो सकते हैं। तो जैसे ये जो बच्चों के जन्म होने पर, विवाह में ये सब कर्म कांड कराए जाते हैं, इनकी जगह पर क्या करना चाहिए, अपने नौकरों से अच्छे से बातें करना चाहिए, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये सब। ठीक है, ये देखिए ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि में ये आरंभिक ब्राह्मी है, ये हिंदी की देवनागरी ब्राह्मी लिपि है। ये जितनी भी हैं सभी बांग्ला, मलयालम, तमिल, ये पूर्व की ब्राह्मी लिपि से ही आती हैं। ठीक है, अन्यत्र अब देखिए मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया था। ठीक है, चीन के सम्राटों ने महान चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया था। कब? 2400 वर्ष पहले। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा। 2000 वर्षों तक चीन की दीवार का निर्माण का कार्य चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। अब क्या थे, उनके जो चीनी लोग थे वे क्या करते थे, युद्ध बहुत करते थे। युद्ध करने से क्या होता था, उनका बार बार क्या होता था, जो सीमाएं होती थी बार बार बदलती रहती थी। कहीं जीत गए, कहीं हार गए, कहीं ज़मीन छोटी हो गई, बड़ी हो गई। लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। कौन सी यह दीवार? 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। अब देखिए क्या है क्वेश्चन आपके लिए कि पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था। तो देखिए, तो जो अशोक कलिंग युद्ध के बाद, ठीक है, अशोक का क्या हुआ, कलिंग युद्ध के बाद पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का व्यवहार मित्रतापूर्ण था। ऐसे, ठीक है, मित्रतापूर्ण मतलब आप जानते हैं। ठीक है, और सम्राट अशोक ने सभी के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए थे। कब? कलिंग युद्ध के बाद, जब उनका हृदय परिवर्तन हो गया था। लेकिन जो चीनी सम्राट थे वो पड़ोसी देशों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार रहता था उनका, जो आज भी ऐसा ही है उनका हाल। और वे पड़ोसी देशों के साथ युद्ध करते रहते थे, इसलिए चीन की सीमाएं क्या हैं, बदलती रहती हैं, हमेशा लड़ते रहता है चीन। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आओ याद करें। पहला, मौर्य साम्राज्य में विभिन्न काम धंधों पर लगे हुए लोगों की सूची बनाओ। तो मौर्य साम्राज्य में कौन कौन थे? सरकारी अधिकारी थे कर वसूलने के लिए, कृषक भी थे, पशुपालक भी थे, ठीक है, शिल्पकार भी थे, व्यापारी थे और संदेशवाहक भी थे, और राजा के जासूस भी थे। राजा के जासूसों का क्या काम था? सरकारी अधिकारियों पर नजर रखना। और फल फूल संग्राहक और शिकारी, ये सभी क्या थे? मौर्य साम्राज्य में थे। अब देखिए आपका दूसरा है, खाली स्थान भरो। पहला है, जहाँ पर सम्राटों का सीधा शासन था वहाँ अधिकारी क्या वसूलते थे? टैक्स। दूसरा क्या है, राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में क्या नियुक्त कर दिया जाता था? गवर्नर यानी राज्यपाल के रूप में भेजा जाता था राजकुमारों को अलग अलग प्रांतों में। आपका तीसरा क्या है, खाली स्थान, मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण क्या करते थे? मार्गों और नदियों का क्या करते थे? नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे उनमें, महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर। ठीक है, और आपका घा क्या है, प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को क्या दिया करते थे? तो प्रदेशों में रहने वाले लोग और अधिकारियों को क्या दिया करते थे? नजराना। याद रखिएगा, क्या दिया करते थे? नजराना। ये देने के लिए उन पर कोई दबाव नहीं होता था, लेकिन ऐसा था कि देना भी पड़ता था। ठीक है, अब आपके सामने है, सही गलत का चयन करके बताइए। तो पहला क्या है, उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग पर था। तो उज्जैन तो जो था उत्तर पश्चिम में नहीं था, उत्तर पश्चिम में नहीं था, ये कहाँ था? उत्तर दक्षिण में, मतलब उत्तर में था आपका उज्जैन और इधर से दक्षिण में जाने के लिए रास्ता था। तो पहला कथन आपका गलत होगा। दूसरा है, आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंतर थे। बिल्कुल सही, पाकिस्तान में हमारा तक्षशिला की राजधानी ही थी। चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। तो चंद्रगुप्त के विचार नहीं, चाणक्य के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं, इसलिए ये आपका गलत है। फिर आपका तीसरा क्या है, कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम है। तो कलिंग बंगाल का नाम नहीं है, कलिंग जो है आपके उड़ीसा का प्राचीन नाम है। कहाँ का? उड़ीसा का, उड़ीसा के तटवर्ती इलाके का प्राचीन नाम है।
अंगा आपका लास्ट क्या है, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिले हैं, तो ये सही है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख कौन कौन से मिले हैं, प्राकृत भाषा में जो कि सबको समझ में आ जाती थी, और ब्राह्मी लिपि में मिली हैं। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you never miss the notification of our any video. Thank you for watching.